हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, प्यार करना बुरा नहीं होता, बस ज़रूरत है तो इस ऊंचाई तक प्यार को पहुंचाने की कि प्यार को प्यार कहा जा सके। इसी संदर्भ में एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है प्यार का दिया। पड़ोस वाली सविता छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी और मेरा भाई परेश उसे एकटक देखता जा रहा था। मैं उससे छोटी थी, पर इतना तो जानती ही थी कि ये सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं नीचे उतर आई थी। शायद मन में गुस्सा भी था कि जब देखना ही है तो अच्छे से देख लो। मैं स्केल खरीदने बाजार गई थी। वहां सविता मिल गई थी। बड़े प्यार से मुझसे पूछ रही थी कि घर में सब कुछ ठीक है ना। फिर पूछा था, तुम्हारे परेश भैया कहाँ हैं? 2 दिन से नजर नहीं आए। मैंने बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया था, मुझे नहीं पता। सविता बड़ी बेबसी से मुझे देख रही थी, जैसे कि अगर उसका बस चलता तो मुझे पीट देती। अगले सप्ताह ही मेरा एडमिशन कॉलेज में हो गया था। नए नए माहौल में मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती थी। नमिता मुझे मिली थी और हम एक दूसरे के दोस्त बनते जा रहे थे। हम दोनों के सब्जेक्ट भी एक जैसे थे, इसलिए हम अधिकांश समय साथ ही रहते थे। हम अपना टिफिन साथ में कैंटीन में बैठकर खाते थे। कभी कुछ चेंज की जरूरत होती थी तो कैंटीन में ऑर्डर कर देते थे। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि नमिता मुझसे कुछ कटी कटी सी रहती है। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बीते समय को टटोलने की कोशिश की थी कि कहीं हमारे बीच ऐसा कुछ तो नहीं हो गया जो उसे बुरा लगा हो, पर ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एक दिन मैं पीरियड खाली होने के कारण कॉलेज ग्राउंड में जाकर बैठ गई थी। नमिता ने पहला पीरियड अटेंड किया था, फिर गायब हो गई थी। कॉलेज कैंटीन का दरवाजा ग्राउंड के सामने ही खुलता था। अचानक नजर उधर गई थी तो देखा था कि नमिता नरेश के साथ निकल रही थी। निकलने के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। नमिता मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा था तो उसने नजरें झुका ली थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा था, रेनू मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी, बस हिम्मत संजो रही थी। मैं और नरेश सचमुच प्यार करते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब मैं या नरेश सेटल हो जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। मैंने पूछा था, घर वाले मान जाएंगे? तुम ब्राह्मण हो और नरेश कायस्थ। उसने कहा था, नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं खुश हो गई थी कि उसने मुझे अपना राजदार बनाया था। अब मैं उनके इस प्रेम प्रकरण में खुद भी दिलचस्पी लेने लगी थी। कभी नमिता उदास होती थी तो मैं फौरन पूछती थी कि नरेश नहीं आया क्या? वो नाम ऐसे हिला देती थी। नरेश हमसे 1 साल सीनियर था। एक सप्ताह बाद कॉलेज में एक कवि सम्मेलन होने जा रहा था। नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा थी। मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत गीत लिखा करती थी। बड़े बड़े कवि आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि उनको लाइव सुनूंगी। वीडियो तो देखती ही रहती थी, पर लाइव सुनने का मजा ही कुछ और होता था।
नमिता मजाक बनाती रहती थी कि तुम भी मंच पर चली जाना, गीत तो लिखती ही हो। मैं हंसकर कहती थी कि कभी ना कभी तो मैं भी मंच पर जाऊंगी। वो दिन आ ही गया था जब हॉल को सजाया जा रहा था, खूबसूरत सा मंच बनाया जा रहा था। मैं तो जैसे पागल हुई जा रही थी। कितना मजा आएगा, बार बार नमिता को घसीट कर देखने के लिए ला रही थी। अंत में हम दोनों खुद भी तैयार होने घर चले गए थे। शाम को 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया था। मंच पर अनेक बड़े बड़े कवि सुशोभित थे। आयोजक ने पास जा जाकर सभी कवियों का परिचय करवाया था और बाद में एक बड़े कवि को संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। शुरुआत जूनियर कवियों से की गई थी। एक के बाद एक कवि मंच पर आ रहे थे। रचनाएं सुन सुनकर मन पुलकित हो रहा था। तभी संचालक ने कुछ पंक्तियों के साथ रोमेश जी को आमंत्रित किया था। एक सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी अपने स्थान से उठकर माइक तक आए थे। सामान्य से संबोधन के बाद उन्होंने रचना पढ़ी थी। चिराग हमने जलाए थे रोशनी के लिए, मगर उछाला हवाओं ने अंधेरे से मिले। छात्रों की फरमाइश पर वे देर तक सुनाते रहे और मैं मंत्र मुग्ध सी सुनती रही। तुम ही बताओ प्यार का ये दिया कैसे जले, मैं तो बस पूरा का पूरा ही डूबा बैठा हूं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं सिर्फ रोमेश जी की पंक्तियां ही गुनगुना रही थी। नमिता ने टोका था कि बहुत सारे कवियों ने रचनाएं पढ़ी, सिर्फ रोमेश जी क्यों याद रहे। मैं मुस्कुरा दी थी। उनका सुदर्शन व्यक्तित्व भी मुझ पर हावी था। नमिता ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं हमेशा ही रोमेश जी की बातें करती रहती थी। एक बार वो मुझे छेड़ रही थी तो मैंने कहा था, बड़ी दोस्त बनती है तो नीरज से पता लगवा के मुझे बता दे कि वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है वगैरह। नमिता ने हंसकर पूछा था कि शादी करेगी उनसे। मैंने कहा था कि हो जाएगी तो कर लूंगी। 1 महीने बाद नमिता ने मुझे बताया था कि रोमेश जी मुंबई में रहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, परिवार में माँ बाप भाई बहन सब हैं। रोमेश जी सबसे बड़े हैं, वो शादीशुदा हैं। हाँ, उनका पर्सनल फोन नंबर भी लाया है नरेश। आज लंच में उसको कैंटीन में पार्टी दे दो कम से कम। इतना तो बनता है ना। मैंने हाँ कह दिया था। हालांकि ये जानकर दिल बैठा जा रहा था कि वे शादीशुदा हैं। मैंने फोन नंबर ले लिया था। नमिता रोज पूछा करती थी कि आज फोन किया। मैंने ना में सिर हिला दिया था। नमिता कहती थी कि फोन करके बात तो कर ही सकती हो ना, मगर मन था कि बस हिम्मत ही नहीं कर पाता था। परीक्षाएं आ गई थी, मगर किताब के पन्ने पर सब्जेक्ट की जगह तुम ही बताओ प्यार का ये दिया कैसे जले दिखा था। मैं खुद अपने आप को पूछती थी कि मुझे परेश भैया वो सविता का प्यार अच्छा नहीं लगता था। मैंने मन से कभी नमिता को भी सपोर्ट नहीं किया था, तो फिर मैं एक शादीशुदा व्यक्ति से प्यार की कल्पना भी कैसे कर सकती हूँ। मन कहता था, क्या लिखते हैं, चिराग हमने जलाए थे रोशनी के लिए, मगर उछाला हवाओं ने अंधेरे से मिले। उसकी किस्मत भी शायद कुछ ऐसी है। रोशनी तो चिराग जलाकर भी नहीं मिली, हवाओं ने अंधेरे किस्मत में लिख दिए। वो हर वीडियो
जिसमें रोमेश जी होते थे जरूर देखती थी। मैं कल्पना में रोमेश जी से बातें करती थी, उनकी तरफ से अपनी बातों के उत्तर भी देती थी। जैसे तैसे परीक्षाएं निपटी थी। स्वाभाविक था कि मेरे जैसे मेधावी छात्रा के नंबर जैसे आने चाहिए थे नहीं आए। घर में सबको शिकायत थी कि ऐसे कैरियर कैसे बनेगा, नंबर तो अच्छे नहीं थे, बस जैसे तैसे पास हो गई थी। मुझे खुद मुझसे शिकायत थी कि ऐसे कैसे चल पाएगा, ये सब कुछ तो एक तरफा है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। हजारों जगह वो कविता पढ़ने जाते होंगे, हजारों उनके फैन बन जाते होंगे, मगर ऐसी दीवानगी तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में हो भी क्या सकता है? ऐसे प्रश्नों का कोई हल नहीं होता। और मैंने सोच लिया था कि मैं कविता के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बनाऊंगी, ताकि रोमेश जी के साथ मंच पर बैठकर कविता पढ़ सकूं। अगले वर्ष मेरा सिलेक्शन पीएमटी में हो गया था और लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में जगह भी मिल गई थी। 5 वर्ष पढ़ाई के साथ साथ कविता भी प्रगति करती रही थी। इंटर्नशिप के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। धीरे धीरे प्रैक्टिस परवान चढ़ने लगी थी। खाली समय में मैं गीत, गजल, मुक्तक सभी लिखने लगी थी। मेरी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी तो मैंने नया क्लिनिक बनाने की सोची थी। अभी तक मैं किराए के क्लिनिक में काम कर रही थी। जगह लेकर मैंने स्वयं अपनी जरूरत के अनुसार क्लिनिक बनवाया था। जगह बदलने के कारण मरीज कुछ कम हो गए थे, अतः मैं कविता को अधिक समय देने लगी थी। ऐसे ही समय में नर्स ने आकर बताया था कि कोई नमिता जी आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें बुलाने को कहा था। इस बीच नमिता ने मिलने का मौका नहीं मिला था। नमिता 2 मिनट दरवाजे पर ठिठकी थी, फिर आकर मेरे गले से झूल गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो सामान्य हो गई थी तो एक दूसरे के हालचाल हमने पूछे थे। नमिता ने बताया था कि घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया था, तो उसने वो नरेश ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। नरेश को नगर पालिका में क्लर्क का पद मिल गया था। उसकी सैलरी से बस घर चलता है। नमिता खुद भी 1-2 ट्यूशन पढ़ाती है, तब घर अच्छे से चल पाता है। वो प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन चाहती थी, क्योंकि इस समय वो बच्चा नहीं चाहती थी। मैंने उसे समझाया था कि एबॉर्शन तो कानूनन अवैध है और बच्चे को जन्म देकर पालना ही उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। थोड़ा समझाने के बाद वो मान गई थी और मुझे अपने घर आने का निमंत्रण देकर चली गई थी। मैंने कह दिया था कि बच्चे के जन्म पर जरूर आऊंगी और वो दिन भी आ गया था जब मुझे लखनऊ में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में निमंत्रित किया गया था। उसमें अन्य कवियों के साथ रोमेश जी भी थे। इस बीच मेरी अनेक रचनाएं अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित हुई थी। मैंने रोमेश जी का टेलीफोन नंबर निकाला था। फोन मिलाने के बाद जवाब आया था, हेलो, रोमेश स्पीकिंग। मैंने कांपते हाथों से फोन रख दिया था। ऐसा लगा था कि मैं रोमेश जी को युगों युगों से जानती हूँ। मन हिंडोले में झूलने लगा था। शाम को बहुत मन लगाकर तैयार हुई थी। आईने ने दाद दी थी। गाड़ी निकालकर चली ही थी कि आयोजक का फोन आ गया था। मंच तक आयोजक स्वयं सब कवियों कवियत्रियों को ले जा रहे थे।
मंच पर रोमेश जी मेरे बगल में ही बैठे थे। उनसे औपचारिक बातचीत भी हुई थी। जब मुझे पढ़ने को बुलाया गया था तो उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट कहा था और लौट कर आने पर मेरी तारीफ भी की थी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि वो अपनी वही रचना तुम ही बताओ प्यार का ये दिया कैसे जले जरूर सुनाएं। उन्होंने सुनाया भी था। मुझे लगा था कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। शादी नहीं की तो क्या, प्यार का दिया तो जिंदगी भर जलाकर रखा था। नमस्कार।